हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूफ़ी काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, उनको समझेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड सूफ़ी काव्य धारा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, लगभग पूरे हो चुके हैं। सूफ़ी काव्य की विशेषताएँ, सूफ़ी काव्य के प्रमुख संप्रदाय, सूफ़ी काव्य का आरंभ, सूफ़ी काव्य का अर्थ, ये सभी पॉइंट लगभग पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें। और हिंदी साहित्य की व्याख्या के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही उस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो सारे के सारे वीडियो व्याख्यात्मक रूप से जितने भी वीडियो बने हैं वो सभी उसी में हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। तो सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। समय काल है इनका, जन्म का समय काल है 1492 ईस्वी। मृत्यु का समय है 1542। जो स्थान है वो है जायस नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था और उसी स्थान के नाम से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया, जायसी। ठीक है। आप पॉइंट देखेंगे, इससे रिलेटेड पहला पॉइंट है जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा है। गुरु का नाम इनके गुरु हैं, उनकी बात करते हैं। गुरु इनके प्रमुख 3 रहे हैं। पहले हैं सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन, आप लोग याद कर लेंगे इनको, शेख मोहिउद्दीन या शेख मुहिदी भी इन्हें कहा जाता है। दूसरे हैं शेख अशरफ और शेख तीसरे हैं जो वो हैं शेख बुरहान। ये 3 इनके प्रमुख गुरु रहे हैं जिनसे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। बात है इनकी प्रमुख रचनाओं की। रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से 7 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। ठीक है। दूसरी है अखरावट, तीसरी है आखिरी कलाम, चौथी है चित्रलेखा, ये लघु प्रेम खंड काव्य है। इसका है 5वीं जो रचना है वो है कहरनामा और 6वीं रचना है वो है मसला नामा। ठीक है। ये प्रमुख इनकी 6 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अब बात करेंगे पद्मावत की। पद्मावत से जो भी रिलेटेड पॉइंट है, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। पद्मावत बहुत एग्जाम में आता है, तो सभी से निवेदन है इसको जरूर नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। पद्मावत से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उन सभी को नोट करते चलेंगे साथ में। तो पहला पॉइंट है इसका कि पद्मावत रचना के संबंध में जो भी पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है रचना काल, इसका समय है 1540। इनकी मृत्यु जो है 1542 में हो गई थी। इससे पहले इन्होंने 2 साल पहले इसकी रचना को किया था, पद्मावत की रचना। तो इसका समय काल है 1540 हिजरी। हिजरी एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, तो दोनों ही जो आंकड़े हैं तो दोनों ही आंकड़ों को आप नोट डाउन करेंगे। हिजरी के हिसाब से ये 947 माना गया है। हिजरी अलग होती है, संवत और ईस्वी, ये 3 प्रकार से हम अपने आंकड़े देखते हैं हिंदी साहित्य में। तो पहला जो है 1540 ईस्वी है। दूसरा मिलता है, संवत नहीं आता है इसमें, हिजरी या फिर ईस्वी ही आता है, तो आप इन दोनों को ही याद करेंगे। हिजरी है इनकी 947। ठीक है। 947 में अगर हम 754 मिला देंगे तो आंसर हमारा 1540 ही आता है, ऐसा कुछ है। इस प्रकार से हम हिजरी को निकाल लेते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि किसने पद्मावत को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, तो इनको जरूर नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इस जो रचना का विभाजन है, यानी कि खंड है, वो 57 खंडों में इसकी रचना विभाजित की गई है। महाकाव्य की श्रेणी में इस रचना का विभाजन 57 खंडों में हुआ है। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसके साथ ही इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं, सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाह महोत्सव का वैवाहिक जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है इसमें। जो उनकी राजकुमारी है, सिंगल द्वीप की राजकुमारी, जिसका नाम है पद्मावती,
उसके वैवाहिक जीवन और प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है जायसी ने। तो इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है, इसकी कथा वस्तु 2 भागों में बाँटी गई है, महत्वपूर्ण है। कौन-कौन से 2 भाग हैं, ये भी आप आगे देखेंगे। पहला है पूर्वार्ध भाग, जिसमें रतन सेन जो है, रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा को उल्लेख किया गया है, यानी कि उनके प्रेम प्रेम वर्णन है और उसके जब तक उनका विवाह होता है उसका उल्लेख है इसमें। उसके बाद है उत्तरार्ध भाग। उत्तरार्ध भाग में विवाह के बाद का जीवन की कथा है। तो यहाँ तक हम देखेंगे कि 2 भागों में कथा है इसकी पद्मावत की। पद्मावत का समय काल है 1540, हिजरी है 900 और हिजरी की बात करेंगे 947 है। इसके बाद जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। साथ ही जिसमें पूर्वार्ध भाग में है रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा और विवाह का वर्णन है। उसके बाद उत्तरार्ध भाग में उनके जीवन के विवाह के बाद का जीवन है और उसका उल्लेख किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि आलोचक इसको क्या-क्या मानते हैं, आलोचक की क्या कल्पना है। आलोचक उत्तरार्ध भाग को, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, आलोचक इसके उत्तरार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। इसके बाद है हरदेव बहारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हरदेव बहारी के बहुत तथ्य मिलते हैं। हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत है वो प्राकृत में रचित रतन शेखर की कथा को माना जाता है। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करेंगे कि हरदेव बहारी की जो रचना है जिसका नाम है प्राकृत साहित्य का इतिहास, वो उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है रत्न शेखर की कथा का ही इसमें जो उसका रूपांतरण माना गया है या उसका अनुवाद माना गया है, जो रतन शेखर की कथा है उसका। तो ये बहुत बार प्रश्न बन जाता है कि जो किसकी कथा से पद्मावत की कथा मिलती है, तो आप ये चीज़ याद रख लेंगे, रतन शेखर की कथा से पद्मावत की कथा का जो आरंभ हुआ माना जाता है या उसकी कथा मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरे पॉइंट है हमारे, दूसरा पॉइंट आप डालेंगे पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। ऐसा है कि जैसे श्रद्धा है, मनु है और ये बहुत सारे हैं, सिंगलदीप है और रतन सेन है और हीरामन तोता है। वो एक आध्यात्म हैं, आध्यात्म जीव हैं, न कि साक्षात मनुष्य के रूप में हैं। तो जो आध्यात्म जीव तत्व हैं उसी के आधार पर उसका वर्णन किया है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो प्रेम है उसको इस कथा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके जो पात्र हैं वो दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक माने जाते हैं। इस दृष्टि से इसे हम रूपक काव्य भी कह सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे पॉइंट, तो आप सभी से निवेदन है याद करके इन्हें नोट डाउन जरूर करेंगे सभी लोग। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है प्रतीकार्थ संकेत। प्रतीकार्थ संकेत थोड़ा सा प्रतीकार्थ का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्न अनुसार दिया गया है। जैसे कि उन्होंने जो अध्यात्म रूप में माना है उनको फिर उनका साक्षात्कार भी उनका परिचय किया है। जैसे तन चितवत उर मन राजा कीना सिंह सिंगल विधु पद्मिनी चीना गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुर जगत कोई निर्गुण पावा नागमती यह दुविधा दंधा बाचा सोई न यही चित बंधा। इस प्रकार से ये प्रमुख पंक्तियों के आधार पर इन्होंने वो जो पात्र हैं उनका परिचय दिया है। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और इसके साथ है राघव दूत सोए सैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु, यानी कि जो इसका जो समय काल है वो अलाउद्दीन सुल्तान के समकालीन माना है इन्होंने।
इसके बाद हम देखेंगे इनका परिचय किस प्रकार है। जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ में चित्तौड़ जो है जगह है उसको एक शरीर के रूप में माना है। इसके साथ ही दूसरा है जो हृदय है उसे सिंगल द्वीप जगह मानी है। और राजा जो मन है वो राजा रतन सेन है, यानी कि कथा का नायक है राजा रतन सेन। और रतन सेन मन या योगी के साधक हैं। इसके बाद है दूसरा सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि को जो माना है रानी पद्मावती माना है, यानी कि उसकी नायिका। इसके साथ ही सांसारिक बुद्धि, ये है सात्विक बुद्धि और ये है सांसारिक बुद्धि, दोनों में अंतर आप समझिएगा। और रानी नागमती, जो सांसारिक बुद्धि है वो रानी नागमती का परिचय करती है। और जो सात्विक बुद्धि है, यानी कि जो महत्वपूर्ण है, सच में बुद्धि है, वो रानी पद्मावती की प्रतीक है। इसके बाद जो गुरु है, गुरु का हीरामन है नाम उसमें दिया हुआ है। हीरामन एक तोते का नाम है जो गुरु के रूप में दर्शाया गया है। वो सारे के सारे तथ्य हमें सही देता है जो हमारे लिए अध्यात्म रूप से जरूरी है, उन्हीं का उल्लेख करता है। तो उसे गुरु को माना है। हीरामन तोता जो है एक गुरु का समान है। इसके साथ हम देखेंगे दूसरा राघव चेतन। राघव चेतन एक महापंडित हैं उस कथा में जो शैतान के प्रतीक हैं। राघव पंडित शैतान के प्रतीक है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, वो माया है। अलाउद्दीन खिलजी जो उसमें लास्ट का जो पंक्ति थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक माया, सांसारिक माया है। इस रूप में ये 8 तथ्य हैं, आप लोग याद रखेंगे इन 8 तत्वों को और नोट डाउन करेंगे, और जो किसी न किसी के प्रतीक हैं। ये महत्वपूर्ण इसका वेश है पद्मावत का। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रतीक योजना के फेर बदल करके राजा रतन सेन को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। हाँ, उसमें तो ये उल्लेख हुआ ही है जो जायसी ने किया है। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और उन्होंने जो राजा रतन सेन है वो उसे आत्मा का प्रतीक माना है। और जो रानी पद्मावती है जो सात्विक बुद्धि के रूप में है, उसे इन्होंने परमात्मा माना है। ठीक है, जो रानी पद्मावती है वो ऊपर जो सात्विक बुद्धि के रूप में है, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे परमात्मा माना है, और रतन सेन है और उसको आत्मा माना है। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का एक संयोग है, एक मिलन है, एक प्रेम है, उसे दर्शाया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मनसबी शैली की रूढ़ी के अनुसार सोए वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि किस की प्रशंसा की गई है। बहुत बार प्रश्न बनता है इसमें कि उसमें पद्मावत में कवि ने यानी कि जायसी ने किसकी प्रशंसा, किस शासक की प्रशंसा की है। तो उसमें बताया है कि शेरशाह सूर्य की प्रशंसा की है उन्होंने, और मनसबी शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। मनसबी शैली में सबसे पहले जो जिस समयकालीन जो भी शासक होते हैं या उनके राज दरबारी या अपने सोए वक्त या फिर अपने शासक, उनकी वंदना की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है आरंभ में। उसके बाद कथा आरंभ होती है, तो उसमें भी मनसबी शैली का प्रयोग किया है, और उनने जो आरंभ में प्रशंसा की है वो शेरशाह सूरी की है। ठीक है, दूसरा है सरेह शाह दहली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु। ये प्रमुख उन्होंने तथ्य दिए हैं। ओही छाज राज और पाटू सब राजा मोहि धरा ललाटू। इस प्रकार से ये तथ्य दिए हैं। देखते हैं इसका व्याख्यात्मक रूप। व्याख्या और व्याख्या है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना शेरशाह सूरी के शासन काल में रची गई थी। जो ये तथ्य हैं ये बताते हैं कि जो पद्मावत है वो
का समय है वो शेरशाह सूरी का समय था हमारे हिंदुस्तान में, और उसी समय इन्होंने इस रचना का आरंभ किया है। इसीलिए इन्होंने शेरशाह सूरी की मतलब वंदना की है, प्रशंसा की है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना क्या है कि ये एक समासोक्ति रचना है। इन्होंने समासोक्ति रचना माना है पद्मावत को, ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण इसमें सारे तथ्य हैं, कहीं ना कहीं बहुत प्रश्न बनाते हैं, तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखा करें। साथ ही मतलब जो भी पॉइंट आपको हटकर लगते हैं तो उनका नोट डाउन जरूर साथ में करते चलें, क्योंकि फिर पॉइंट नहीं मिल पाते हैं। तो इसी प्रकार से पॉइंटों को नोट डाउन जरूर करें, जो भी अलग हटकर प्रश्न लगता है, पॉइंट लगता है, उनको नोट डाउन साथ में करते चलेंगे। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य भी माना है। जो रामचंद्र शुक्ल ने है, एक तो इन्होंने समासोक्ति माना है, दूसरा माना है कि यह एक सरस और प्रेम काव्य है। दूसरा जो रामचंद्र शुक्ल ने एक और पॉइंट माना है कि पद्मावत का जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वो उन्होंने पद्मावती को परमात्मा माना है, और राजा रतन सेन को जो माना है वो आत्मा माना है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा है इस ग्रंथ का आरंभ, इस ग्रंथ के आरंभ में जायसी ने, सॉरी एक हमने लाइन छोड़ दी है, इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीने का वियोग दशा का वर्णन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कहानी का, इस काव्य का एक भाग है, जिसे हम रानी नागमती का वियोग वर्णन के नाम से जानते हैं, जो हमारे 10th और 12th में पढ़ाई जाती है, ये रानी नागमती का वियोग वर्णन। और उसी का ये इसमें स्थान दिया है कि इसमें एक स्थान है नागमती के ब्याह 12 महीनों का वियोग दशा का वर्णन, जिसे 12 मास कहा जाता है। ग्रंथ के आरंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, क्या लिखा है ये देखेंगे। ईश्वर की स्तुति में इन्होंने लिखा है, सुमिरो आद एक करतारू, जेही जिठ दीन तीन संसारू। इस प्रकार से भगवान की प्रे की है इन्होंने, जायसी ने। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, इनका मानना है कि पद्मावत को भक्ति काल का वेद काव्य कहा गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावती के विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, तो आप किसी को न लिखें, लेकिन आचार्य रामचंद्र के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जरूर नोट डाउन करते चलेंगे। तो इनका दूसरा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मिला है, जिससे भक्ति का वेद काव्य इन्होंने कहा है, क्योंकि भक्ति इसकी इतनी सटीक है, तो उसे वेद काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना, जिसका नाम है अखरावट। बहुत ही अच्छी रचना है अखरावट। और तो ये वाला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में पॉइंट ऐड करेंगे। आज सिर्फ इतना ही करेंगे कि पद्मावती के विषय में जो भी है वो सारे के सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इनकी जो और रचनाएं हैं 5 बची हैं, उनको 2 वीडियो में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा पॉइंट था वो यही था पद्मावत का। इसके बाद ये इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे से इसमें पॉइंट हैं, तो उनको 2-2 करके ऐड कर देंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से। और साथ ही सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, साथ ही अपनी कमेंट जरूर ऐड करा करें। तो थैंक यू।